दुबई की जवान औरतें 15 साल के लड़कों से क्या काम करवाती, पैसे भी ज़्यादा देती हैं। रात जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम राहुल है। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी किस्मत मुझे ऐसे मोड़ पर लेकर चली जाएगी। दुबई की रहने वाली औरतें 15 साल के नौकर रखकर उनको ज़्यादा सैलरी क्यों दिया करती थी। इंडिया से भागकर एक कम उम्र का लड़का जो दुबई में नौकरी किया करता था, उसने आकर सब कुछ बता दिया। इस लड़के की कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लोग हमेशा लड़कियों को अच्छे भाग्य का आशीर्वाद देते हैं। आखिरकार लड़कों को अच्छे भाग्य होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया जाता? लड़कों को भी ज़्यादा प्यार, सम्मान और आशीर्वाद की ज़रूरत होती है जितनी कि लड़कियों को होती है। बदसूरती का ताना अगर किसी लड़की के दिल को जख्मी कर सकता है, तो कभी किसी लड़के के दिल को भी दुखा देता है। मैंने जब से जन्म लिया था, अपने हर तरफ गरीबी ही गरीबी देखी थी। घर में मेरे पिताजी अकेले ही कमाने वाले थे और बाकी लोग बैठकर खाने वाले। परेशानी तो ये थी कि मैं अपने पिताजी का एक लौता बेटा था और मेरी बाकी की 8 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ा था। सारी बहनें मुझसे छोटी थीं और पूरी 8 बहनों का मैं एक लौता भाई था। कहते हैं कि घर का बड़ा बेटा घर का जिम्मेदार होता है और बेटा ही अपने पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर जाता है। माता पिता सोचते हैं कि यही हमारा सहारा बनेगा, लेकिन मेरा हिसाब थोड़ा अलग था। मेरे घर में सब लोग बिल्कुल ठीक थे, खूबसूरत थे, समझदारी में और हाइट हेल्थ में, मगर मैं ही न जाने किस पर चला गया था। मेरी हाइट बचपन से ही बहुत छोटी रह गई थी। सेहत भी दिखने में बिल्कुल 14-15 साल का बच्चा लगता था, जबकि मेरी उम्र 25 साल होने वाली थी। लोग बचपन से ही मेरी सेहत और हाइट कम होने की वजह से मेरा मजाक बनाया करते थे। मेरी कम हाइट होने की वजह से सारे लोग मुझसे दूर भागते थे। कोई मेरा दोस्त भी नहीं बनता था। मेरे परिवार में, मेरे ददिहाल में और ननिहाल में जितने भी मेरे कज़न थे, सब बच्चे खूबसूरत, जवान और अच्छे हाइट हेल्थ के थे और सारी लड़कियां उन पर मरती थी। मुझे तो कोई लड़की घास तक नहीं डालती थी। मैंने बहुत पढ़ाई की हुई थी। पढ़ लिख कर ही मैं कोई अच्छी नौकरी हासिल करने की कोशिश करता था। मगर ज़माने में अच्छा मुकाम पाने के लिए भी अच्छा दिखने की ज़रूरत होती है। मगर ऐसा तो मेरे भाग्य में ही नहीं था। पढ़ लिख कर जब मैं नौकरी हासिल करने के लिए निकला, तो पता चला कि काबिलियत से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। तभी लोग आपको पसंद करते हैं और नौकरी देते हैं। मैं एक जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पर लड़के मौजूद थे। उनका ऊंचा लंबा कद था और देखने में भी स्मार्ट थे। उन लड़कों की पढ़ाई कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, मगर मेरे मुकाबले वो देखने में बहुत अच्छे थे। इसी बेस पर उन्हें रख लिया गया था। तंग आकर मैंने एक स्कूल में टीचर बनने के लिए सोचा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर टीचर की जगह मॉडल रखे जाते हैं। जैसे ही मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरी बहुत इंसल्ट की और कहने लगा, तुम तो खुद बच्चे दिखते हो, ऐसा लगता है जैसे 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो। तुमसे बच्चे हैंडल नहीं हो पाएंगे। वो तुम्हें अपना टीचर नहीं बल्कि अपना क्लासमेट ही समझेंगे। उनकी बातें मेरे दिल को घायल कर गई थी। अगर मेरी हाइट कम थी, तो क्या इसमें मेरा कसूर था? मेरा कद 4 फुट 10 इंच का था, तो मेरी सेहत कहाँ से बनती? गरीब के घर में 2 टाइम का खाना बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अपनी इंसल्ट पर मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं अपनी फाइल में अपना मुंह छुपाकर वहाँ से निकल आया और जाकर बाहर सड़क के किनारे बैठ गया। सब लोग रास्ते में आ जा रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान ज़्यादा मुझ पर नहीं जा रहा था। मैं वहाँ बैठकर रो रहा था और रो रो कर अपने दिल को हल्का करना चाह रहा था। मुझे भगवान से शिकायत होने लगी थी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बनाया था। क्या हो जाता अगर वो मुझे भी दूसरे लोगों की तरह अच्छा, स्मार्ट और अच्छी हेल्थ हाइट वाला बना देता तो? मेरी ऐसी इंसल्ट तो नहीं होती। लोग मुझे कहीं भी किसी के भी सामने बेइज्जत कर दिया करते थे। मैं घर में जब अपना मुंह लटका कर जाता और उनको यह पता चलता
कि मुझे नौकरी नहीं मिली तो उनका मुंह लटक जाता था और इनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि मेरे पिता भी अब बूढ़े हो रहे थे। उनका इकलौता सहारा मैं ही था। मैं अपनी शर्मिंदगी की वजह से अपने पिता से आंखें नहीं मिला पाता था। सड़क के किनारे बैठा हुआ अपनी आंखों पर हाथ रखकर रो रहा था और अपनी किस्मत को बुरी तरीके से कोस रहा था, जिसने मेरे भाग्य में सिर्फ आंसू ही लिख दिए थे। लोगों का कहना है कि मर्द रोता नहीं है, मगर लोगों को क्या पता मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन सबके सामने नहीं रोता। मैं भी चुप चुप कर रो रहा था ताकि मेरी इज्जत रह सके। मैं लोगों के सामने रोकर अपनी फिर से बेइज्जती करवाना नहीं चाहता था। अभी मैं वहाँ पर बैठा अपने आंसू पोंछ ही रहा था कि मैंने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा। मेरे पास आकर उसने बड़े प्यार भरे शब्दों में पूछा। वो मेरे करीब आकर कहने लगा, क्या हुआ है बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या स्कूल के टीचर ने तुम्हारी पिटाई की है या फिर कोई और बात है? वो शायद मुझे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा समझ रहा था। ज़्यादातर लोग मुझे बच्चा ही समझा करते थे, क्योंकि मेरी हाइट हेल्थ ही ऐसी थी। उसके ऐसा बोलने पर मैं भड़क उठा और गुस्से से कहने लगा, जी हाँ, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और स्कूल के टीचर ने मेरी पिटाई की है क्योंकि मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। ये बात थी, बस सुन लिया। मैंने अपनी फाइल उठाई और कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। जो भी हो, वो मुझे बच्चा समझ लेता है। क्या मेरी शक्ल इतनी गई गुजरी है कि सब मुझे बच्चा समझ लेते हैं और जिसके जो मुंह में आता है वो कह देता है? ये आदमी मुझे ऐसा भी तो कह सकता था कि क्या हुआ भाई, क्यों परेशान बैठे हो? मैं तो गुस्से से चला जा रहा था, तभी अचानक उस आदमी ने मुझे आवाज़ लगाई और मेरे कदम रुक गए थे। उसने बात ही ऐसी कही थी कि मैं फ़ौरन ही रुक गया था। उसने कहा कि तो मुझसे पैसे ले लो, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, मैं दे देता हूँ। मैंने तो गुस्से में आकर कहा कि मैं स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, लेकिन वो तो मेरी बात को सच समझ बैठा था। अब शायद इंसानियत के नाते वो मेरी मदद करना चाह रहा था। मैं पलटकर उससे कुछ कहना चाहता था, मगर उसके बजाय मेरे मुंह से निकल गया कि लगभग 10,000 रुपये की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता था ये सब मेरे मुंह से कैसे निकल गया था, मगर उस आदमी ने फौरन ही अपनी जेब से पर्स निकाला और पर्स में से 10,000 रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगा, मेरा घर यहीं से थोड़ी ही आगे है, मैं यहाँ से गुज़र रहा था, तुम्हें रोता हुआ देखा तो सोचा कि पूछ लेता हूँ। न तुम्हें जब भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। वो तो ये बात कहकर चला गया था, लेकिन मैं शर्मिंदगी की वजह से अपनी नज़रें नहीं उठा पा रहा था। वो बेचारा तो मेरी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ और मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं। अगर उसे पता चल जाता कि मैं एक 25 साल का लड़का हूँ जो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो यकीनन उसका बिहेवियर मेरे साथ कुछ और ही होता। मैं पैसे लेकर घर गया तो मेरी माँ बहुत खुश हुई थी और जल्दी से घर में खाना बनाने के लिए कुछ सामान लेने चली गई थी। मुझे बड़ा बुरा सा फील हो रहा था कि मैंने किसी से गलत तरीके से मदद ली। अगले दिन फिर से वही आदमी मुझे दोबारा उसी रास्ते पर मिल गया था। उसे देखकर मेरा दिल करने लगा कि मैं उसे सच बता दूं, मगर सब जानने के बाद उसके बिहेवियर के बारे में सोचते हुए मैंने उसे सच बताने की बात अपने दिल से निकाल दिया था। वो मुझे देखकर कहने लगा, लड़के अगर तुम किसी नौकरी की तलाश में हो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम एक मजबूर लड़के हो और तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और हैरत से उसके करीब जाकर कहने लगा, इसका मतलब यह है कि आप जानते हो कि मैं स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ? वो बड़ा हैरान होकर कहने लगा, मुझे समझ आ गया था क्योंकि तुम्हारे कंधों पर स्कूल बैग नहीं था, बल्कि तुम्हारे हाथ में इंटरव्यू की फाइल थी। मैंने शौक होकर उससे पूछा, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरी मदद क्यों की? वो कहने लगा, कल मैं तुम्हारे काम आ गया था, हो सकता है कि आने वाले कल में तुम भी मेरे काम आ जाओ।
मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मैं आपके किस तरह से काम आ सकता हूँ? वो कहने लगा, मतलब को छोड़ो, ये बताओ तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो ना? मैंने कहा, जी, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसा काम आप मुझे दिलवा दोगे मैं वैसा ही काम कर लूँगा। वो आदमी कहने लगा कि मेरा नाम सुमित है और मैं एक ऑटो रिक्शा वाला हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि उसे दुबई में काम करने के लिए लड़कों की ज़रूरत है और ऑटो की कमाई से मेरा घर परिवार तो अच्छा चल रहा है, लेकिन ऑटो को ख़रीदने के लिए भी पैसे होने चाहिए तुम्हारे पास। तो शायद अपना ऑटो ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इस दुबई वाली नौकरी के बारे में बता दूं। मेरा दोस्त तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा, बल्कि वहाँ पर तुम्हें काम भी दिलवा देगा और तुम्हारे जाने के खर्च की जिम्मेदारी भी वही उठाएगा। उस आदमी की ये बात सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया। उसने बताया कि लेकिन एक शर्त है। मैंने खुश होते हुए पूछा कि कैसी शर्त है? मैं अपने मन ही मन सोचने लगा कि किसी को ऐसे बैठे बिठाए दुबई जाने का मौका मिल रहा हो तो कोई इनकार क्यों करेगा। हिंदुस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो विदेश में जाकर काम करें। मेरा भी यही इरादा था, क्योंकि मैं देख चुका था कि हमारे पूरे रिश्तेदार में जितने भी लड़के विदेश में काम करने के लिए गए थे वो सब के सब काफ़ी अमीर हो चुके हैं और उनके परिवार वाले भी हिंदुस्तान में रहकर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2-3 बार मैंने अपने पिताजी से विदेश काम करने के बारे में जानने के लिए पूछा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा, बाहर जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और पैसे तो हमारे पास घर में खाना खाने के लिए भी नहीं है। इन हालातों में तुम्हें बाहर भेजने के लिए पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे? मुझे तो पता ही नहीं था कि एक दिन मेरी किस्मत मुझे बैठे बिठाए दुबई जाने का ऑफ़र दे देगी। लेकिन उस आदमी ने जो मुझसे शर्त बताई थी, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो शर्त ही ऐसी थी कि उसे सुनकर मैंने फ़ौरन ही कह दिया था कि मैं ऐसी शर्त को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जो मेरे करने की ही ना हो। उस आदमी की शर्त ये थी कि मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी। जब मैंने इस बात का मतलब पूछा, तो वो कहने लगा कि तुम दुबई में जाकर अच्छी कमाई कर सकते हो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी और तुम्हारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर तुम वहाँ जाकर अपनी उम्र 15 साल बताओगे तो, लेकिन किसी को यह बात पता नहीं चले कि तुम्हारी उम्र 25 साल है और तुम एक बच्चे नहीं, एक लड़के हो, वरना तुम्हें वहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम खुद को 15 साल का लड़का बताओगे तो वहाँ तुम्हें ऐसी शानदार नौकरी मिलेगी जिससे तुम्हारे घर वाले भी ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे और तुम भी। वो ना जाने मेरे आगे कैसी शर्त क्यों रख रहा था। ये बात ठीक थी कि मेरी हेल्थ और हाइट ऐसी ही थी। मैं सच में 14-15 साल का लड़का लगता था। मगर बात ये भी तो थी कि नौकरी कौन दे सकता है। मैंने कहा, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम तो दो। मैं अपनी फैमिली से परमिशन लेने के बाद ही कोई जवाब दे सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर चला आया। मैंने 2 दिन का टाइम दे दिया था कि मैं 2 दिन बाद आपको अपना फ़ैसला बता दूंगा। लेकिन यहाँ इंडिया में तो मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं था। मुझसे छोटी एक बहन 23 साल की थी और दूसरी बहन 22 साल की थी। मुझे उनकी शादियां भी करनी थीं। सारी बहनों की शादी की जिम्मेदारी मेरे सर पर ही थी। मेरी बहनों का रिश्ता भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोगों को पता था कि मैं अपनी बहनों को ज़्यादा दहेज नहीं दे सकता हूँ। उनकी उम्र शादी की हो रही थी और मैं अपनी बहनों से बड़ा था, लेकिन मेरी शादी की तो दूर दूर तक उम्मीद ही नहीं थी। इसलिए पहले मुझे अपनी बहनों की शादी के बारे में सोचना था। घर के हालातों को देखकर मैंने फैसला कर लिया था कि जैसा वो आदमी कह रहा है मैं वैसा ही कर लूँगा। मैं उस आदमी से मिला और कहा, तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अपने घर वालों से मैंने झूठ बोल दिया था कि मुझे एक अच्छी कंपनी वालों ने दुबई में बुलाया है। अब मैं उन्हें अपने काम के बारे में क्या बताता, जबकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे वहाँ पर जाकर क्या काम करना है। फिलहाल कुछ दिनों बाद मैं दुबई चला गया था। उस आदमी ने कहा था कि तुम्हें वहाँ पर मेरा दोस्त लेने के लिए आ जाएगा और काम की भी सारी डिटेल वही बताएगा।
आखिरकार काफ़ी इंतज़ार करने के बाद एक हट्टा-कट्टा सा आदमी मेरे पास मुझे लेने के लिए आया था और कहने लगा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूँ। मैं बहुत हैरान हो रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया गया है। और मेरी उस आदमी से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो शक्ल से ही बहुत सीरियस इंसान लग रहा था। उस आदमी ने मुझे बड़ी सी कार में बिठा दिया और लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद उसने कार को एक बड़े से बंगले के आगे रोक दिया और मेरे हाथ पर एक आईडी कार्ड रख दिया और कहने लगा, तुम अंदर जाकर ये दिखा देना। इसके मुताबिक तुम्हारी उम्र 15 साल है और तुम्हारा नाम मोहित है। और खबरदार, जो तुमने अपना असली नाम किसी को बताने की कोशिश की, वरना सारी उम्र के लिए यहाँ के लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे, चक्की पीसने के लिए। उसकी ये डरावनी सी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि मेरे लिए ये अनजान देश था और यहाँ पर मेरा कोई अपना भी नहीं था। इसलिए मैं उस आदमी से कुछ नहीं कह सकता था। मुझे ना जाने क्यों ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं किसी कैद में आ गया हूँ। वो मुझे अपने साथ लेकर घर के अंदर आ गया था। यह एक दुबई के शेख का घर था, जिसकी पत्नी खूबसूरत कपड़े पहनकर मेरे सामने आ गई थी और मुझे उस औरत से डर लग रहा था। देखा जाता तो वो उम्र में मुझसे कई साल बड़ी लग रही थी, लगभग वो 35 साल की होगी। लेकिन उस टाइम मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी थी, ताकि उसे लगे कि मैं 15 साल का एक नाबालिग बच्चा हूँ। वो आदमी जाते जाते मुझसे कहकर गया था कि अब तुम्हें यहीं पर रहना है, तुम्हारा काम बस यही है कि तुम्हें मालकिन के पूरे घर की सफाई करनी है और मालकिन का ख्याल रखना है, और जो मालकिन कहे तुम्हें सिर्फ वही करते रहना है। इसके बदले में तुम इंडिया अपने घर पर 50,000 रुपये भेज सकोगे। 50,000 रुपये के बारे में सुनकर मैं तो दंग ही रह गया था। आते ही इतने ज़्यादा पैसा मैंने तो कभी अपने सपने में भी इतने ज़्यादा पैसे के बारे में सोचा तक नहीं था। मैं दुबई की भाषा समझ तो नहीं सकता था, लेकिन कुछ कुछ बोल लेता था। मैंने सोच लिया था कि मैं मोबाइल के ज़रिए सारी लैंग्वेज सीख जाऊंगा। मालकिन को ऐसी लैंग्वेज नहीं समझ आ रहा था, इसलिए मुझे इशारे से सारे घर की साफ सफाई करने के बारे में कह रही थी। मैं जाते ही अपने काम में लग गया था और पूरे घर की साफ सफाई करने लगा था। मैं दिल लगा कर काम कर रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि इंडिया में बैठे लोगों के लिए बाहर के देश की दुनिया एक फैंटेसी जैसी होती है। इनको क्या पता कि घर के बाहर जाकर क्या क्या करना पड़ता है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी यहाँ पर नौकर बनकर रह गया। फिलहाल मुझे तो पैसे अच्छे मिल रहे थे। इसके बाद उस औरत ने मुझे स्टोर रूम की सफाई करने के लिए कहा था। वो शेख की पत्नी, मतलब मेरी मालकिन, बहुत खूबसूरत औरत थी। 35 साल के होने के बावजूद भी वो बिल्कुल 20 साल की जवान लड़की लगती थी। ये बात मुझे बाद में पता चली कि उसका पति महीने में सिर्फ 1 दिन के लिए ही उसके पास आता है, क्योंकि वो शेख लोग तो वैसे भी कई शादियां करते हैं। लेकिन मुझे अपनी मालकिन की हरकतें बहुत अजीब सी लगती थी, क्योंकि नॉर्मल दिनों में तो वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन उनका पति आता था वो अपनी हालत अजीब सी बना लेती थी। सिंपल से कपड़े पहन लिया करती थी और बिना मेकअप के ही घर में घूमती फिरती थी। मुझे मालकिन के ऐसे बिहेवियर का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं यही सोचता था कि ना जाने वो ऐसा क्यों करती है। घर में मेरे अलावा और कोई नौकर भी मौजूद नहीं था, जिससे मैं उनके ऐसा करने की वजह पूछ लेता। फिलहाल जब मालिक आता तो मालकिन खाना भी अपने हाथ से ही बनाया करती थी। इसी तरह से मुझे महीने में 2 दिन छुट्टी मिल जाती थी, क्योंकि मुझे 2 दिन खाना नहीं बनाना पड़ता था। इन 2 दिन मैं फ्री ही रहता था। मालिक के सामने मालकिन मुझे काम भी कम बताती थी और मैं बाहर घूमने फिरने भी चला जाता था। तभी मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, जिसका नाम सौरभ था। सौरभ 15 साल का लड़का था। वो बहुत भला और मासूम सा लड़का था, जो मेरी तरह ही इंडिया से यहाँ दुबई काम करने के लिए आया था। उसी के थ्रू मुझे पता चला कि यहाँ का उसूल है कि यहाँ की औरतें सिर्फ 10 साल से लेकर 15 साल तक के लड़कों को ही काम पर रखती हैं।
ऐसा क्यों था, इस बात का जवाब मुझे सौरभ नहीं दे सकता था, क्योंकि जवाब उसके पास भी नहीं था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था और कभी-कभी हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें भी शेयर कर लिया करते थे। मेरी मालकिन तो मुझे बच्चा समझती थी, इसलिए वो मुझसे कभी-कभी अपना सर और हाथ-पैर भी दबवा लिया करती थी और कभी-कभी तो कमर की मालिश भी करवा लेती थी। एक पराई औरत को छूते हुए मुझे बहुत घबराहट होती थी, मगर फिर मुझे अपनी पहचान के बारे में याद आ जाता कि मैं कौन हूँ। मेरी पहचान तो यहाँ पर कुछ और है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था और मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश और बेफिक्र था और अपने घर पर भी हर महीने पैसे भेजता रहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मालकिन कभी-कभी मुझे एक सफ़ेद रंग का बैग दे देती थी और कहती थी कि जाओ ये बैग नीचे वाले फ्लैट नंबर 5 में जाकर दे आओ। मेरी मालकिन मुझे अपनी टूटी-फूटी भाषा में बात समझा दिया करती थी और मैंने भी कभी ये ज़ाहिर नहीं किया था कि मैं उनकी भाषा को समझ लेता हूँ। मुझे ये जानने की पड़ी थी कि आखिर इस सफ़ेद रंग के बैग में क्या होता है, मगर ज़ाहिर-सी बात है, मैं इस बारे में अपनी मालकिन से नहीं पूछ सकता था। एक दिन मुझे वही मेरा दोस्त मिला था, तो पता चला कि वो भी नीचे के फ्लैट नंबर 5 में ही काम करता है। सफ़ेद रंग के बैग के बारे में पूछा कि तुम्हें कुछ पता है कि इसमें क्या होता है? तो वो कहने लगा कि यहाँ की ज़्यादातर औरतें जब एक दूसरे को कोई सीक्रेट मैसेज भेजती हैं, तो सफ़ेद रंग के बैग में एक लेटर लिखकर भेज देती हैं। मैंने हैरानी से सोचा कि भला मेरी मालकिन सौरभ की मालकिन को ऐसा कौन सा सीक्रेट मैसेज भेजती होगी। मैं सौरभ से पूछा, तुम्हें कभी सीक्रेट मैसेज को पढ़ा है? तो वो कहने लगा, हाँ हाँ, एक बार मैंने बैग को खोलकर उसमें से लेटर निकाल लिया था और उसको पढ़ने लगा, तो देखा कि उस पर अरबी लिखी हुई थी। मेरे कुछ समझ ही नहीं आया था। मैंने उससे कहा, अगली बार जब तुम्हें मौका मिले तो तुम उस लेटर की फ़ोटो खींच लेना। सौरभ राज़ी हो गया था। मैं अपनी मालकिन के घर वापस आ गया था। मालकिन ने जब मुझे सैलरी दी तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने फ़ौरन सबसे पहले पैसे इंडिया भेज दिए थे। मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मेरी टाँगें दबा दो। मेरी टाँगों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं टाँगें दबाने लगा कि थोड़ी देर के बाद मालकिन कहने लगी, मेरी कमर पर मसाज कर दो। कमर में भी दर्द हो रहा है। मालकिन ने अपनी पूरी कमर खोल दी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी पहचान कुछ और ही थी। इसलिए मैंने अपनी नज़रें नीची कर ली और उनकी कमर की मसाज करने लगा। मालकिन की कमर की मसाज करते हुए जब लगभग मुझे आधा घंटा हो गया तो उन्होंने मुझसे जाने को कह दिया था। मैं गहरी सांस भरते हुए उठा कि मालकिन को मुझ पर तरस आ गया है। जब वह खूब अच्छी तरह से तैयार हो गई तो मुझसे कहा कि वो बाहर जा रही हैं और मैं घर का ध्यान रखूं। मैंने सोचा कि ना जाने मालकिन तो कितने टाइम तक वापस आए, कितनी देर में आए, जब तक मैं अपने फ्रेंड सौरभ से मिलने के लिए चला जाता हूँ। सौरभ ने मुझे बताया है कि ये लोग हम जैसे कम उम्र के लड़कों को नौकरी पर क्यों रखती हैं। मुझे इनकी असलियत पता चल गई है, मगर अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। वह बुरी तरीके से डरकर बोल रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने उससे जाने की वजह पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन जाते टाइम मैंने उसे अपना नंबर दे दिया था। मैंने उसे कहा था कि जब मैं 2-3 महीने के बाद इंडिया अपने घर जाऊंगा तो तुम मुझसे बात कर लेना। वो इतना घबराया हुआ था कि बस नंबर जेब में डालकर फ़ौरन ही चला गया। सुबह सारी कॉलोनी में ये खबर फैली हुई थी कि फ्लैट नंबर 5 का नौकर अपनी मालकिन के सर पर डंडा मारकर फरार हो गया। उसने अपनी मालकिन को बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया है। ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था, क्योंकि सौरभ ऐसा नहीं था और उसने मुझे भी कुछ ऐसी बात नहीं बताया था। न जाने क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरी मालकिन की हरकतें भी बहुत अजीब सी थी। तो क्या सारी दुबई की रहने वाली मालकिन औरतें ऐसी ही होती हैं? मेरे दिमाग में भी ना जाने किस किस तरह के ख्याल आ रहे थे। सौरभ की मालकिन ने ना जाने उससे ऐसा क्या कहा था कि वो बेचारा इस तरह से यहाँ से गायब हो गया था। एक दिन मैंने अपनी मालकिन को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना था कि उनकी बातों से पता चल रहा था कि फ्लैट नंबर 5 में
रहने वाली मालकिन को अब एक नए नौकर की ज़रूरत है। शाम को जब सब घर आ गए और सब अपनी पत्नी को अपने साथ घुमाने के लिए कहीं दूर लेकर जाना चाहते थे। उनका ट्रिप लगभग 1 हफ्ते का था। अब मेरा भी घर पर कोई काम नहीं था, इसलिए मालकिन कहने लगी, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन मेरे मालिक को एक नौकर को अपने साथ ले जाना मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा, इस नौकर को क्यों हम अपने साथ लेकर जाएंगे? वहाँ नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पर रहने दो। मगर मालकिन जाते जाते मुझे कहने लगी कि तुम ऐसा करो, फ्लैट नंबर 5 में चले जाओ। उनकी मालकिन को नए नौकर की ज़रूरत है। जब तक हम घर पर नहीं आते तब तक तुम उनके साथ रहो और उनके घर का काम करो। मैं जाना तो नहीं चाहता था, मगर मजबूर था। मैंने जाते हुए बहुत डर रहा था कि वहाँ सौरभ के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा, जो वह बेचारा यहाँ से भाग गया। मैं फ्लैट नंबर 5 वाले घर में चला गया था। इस घर की मालकिन की उम्र लगभग 45 साल की लग रही थी और वो शक्ल से बस नॉर्मल सी ही थी, ज़्यादा खास नहीं थी। वो औरत मुझे देखते ही कहने लगी, आज के दिन तुम मेरे मेहमान हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कल से तुम अपने काम पर लग जाना। मुझे उस औरत के हाथ से खाना खाना पड़ा था। नाश्ता करने के बाद मैंने टेबल पर रखे हुए बर्तन उठाने चाहे तो उसने मुझे रोक दिया और कहने लगी, मैं खुद कर लेती हूँ, तुम आज बस आराम करो। मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगा था कि ये किस तरह की औरत है जो नौकर को आराम करने के लिए कह रही है और खुद सारा काम कर रही है। मैंने अगले दिन घर का काम करना शुरू कर दिया तो तभी उसने मुझे रोक दिया। अब तो मुझे इस औरत पर भी शक होने लगा था कि ये मुझे घर के काम क्यों नहीं करने दे रही है और आखिर इसने मुझे अपने घर में क्यों बुलाया है। मेरे पास सौरभ का नंबर भी नहीं था, वरना मैं उसे इस बारे में फ़ोन करके पूछ लेता कि वहाँ से क्यों गया था। रात को मैं किचन में खड़ा पानी पी रहा था तो देखा कि वो मैडम किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैंने बड़ा हैरान होते हुए आगे होकर देखा तो शौक रह गया था। स्क्रीन पर वही ऑटो वाला आदमी नज़र आ रहा था जिसने मुझे यहाँ पर भेजा था। मैंने साइड में खड़े होकर बात सुनने की कोशिश की, वो आदमी क्या बात कर रहा है। तो वो आदमी कह रहा था कि मैडम आप फिक्र मत करें, यहाँ इंडिया में बहुत से ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो विदेश जाकर काम करने के लिए बेताब हो रहे हैं। मैं जल्द ही आपके लिए कोई नया शिकार तलाश करता हूँ। अब मुझे महसूस होने लगा था कि कुछ तो गलत है। ये तभी वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी, इन कपड़ों को पहन लो और अच्छे से तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। मैंने वैसे ही किया जैसे ही उस औरत ने मुझसे कहा था। मैंने खुद को हालात के भरोसे छोड़ दिया था कि जैसा होगा देखा जाएगा। तैयार हो गया तो मालकिन ने कहा कि मेरे साथ कार में आकर बैठ जाओ, हमें कहीं जाना है। मैं उनके साथ गाड़ी में आकर बैठ गया। वो कार को ड्राइव कर रही थी। कार एक बड़े से होटल के आगे आकर रुक गई थी। वो मुझे लेकर उस होटल के अंदर चली गई। अब मैं कुछ कुछ समझ रहा था कि वो क्या चाह रही है। मेरे सिक्स सेंस ने मुझे पहले ही सावधान कर दिया था कि कुछ तो गलत होने वाला है, इसलिए मैं पहले से ही इंतज़ाम करके आया था। उसने होटल में कैमरा बुक किया हुआ था और हम दोनों कमरे के अंदर चले गए। उसके होटल के कमरे के अंदर आते ही नीयत ख़राब होने लगी थी। मैं समझ गया था कि वो औरत मुझे अपने गलत काम को अंजाम देने के लिए लेकर आई थी। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, मालकिन आप मुझे किस लिए यहाँ पर लेकर आए हो? तो वो कहने लगी कि तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझ सकते, बस जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसे ही करते जाओ। मैंने कहा कि आपकी बात को खूब समझता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। वो कहने लगी, ठीक है, पूछो क्या सवाल पूछना चाहते हो तुम मुझसे। मैंने कहा कि सिर्फ आप इस गलत काम में शामिल हैं या फिर मेरी मालकिन भी है, या फिर दुबई की सारी औरतें एक जैसी ही होती हैं, धोखेबाजी से लोगों का गलत फ़ायदा उठाने वाली। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि तुम मुझे जो मर्जी चाहे कह लो, मगर मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। जहाँ तक तुम्हारे सवाल का जवाब है तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सारी की सारी कहानी क्या है। हमारे इस पूरे एरिया में जितनी भी औरतें होती हैं या फिर अपने पति की दूसरी या तीसरी पत्नी होती हैं, कुछ अपने पत्नियों की सताई हुई होती हैं। उसके पास पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अमीर होते हैं, मगर खुश रहने के लिए मर्द नहीं, अपनी फीलिंग और एहसास के हाथों मजबूर होती हुई मेरे जैसी औरतों के पास गलत काम के अलावा और कोई चारा नहीं होता कि हम कोई दूसरा तरीका अपना सकें। हम इंडिया के एक आदमी से बात की हुई है,
उसको अपना एजेंट बना लिया है। वह हमारे लिए कम उम्र के लड़कों को अरेंज करता है। हमने उससे कहा कि वो हमारे लिए 10 साल से लेकर 15 साल तक के लड़कों का बंदोबस्त करे। जितने लड़के यहाँ भेजेगा उतने पैसे उसे मिलेंगे। इन लड़कों को काम पर रखने के बहाने हम दुबई की औरतें अपनी हवस मिटा लेते हैं, वैसे ही जैसे आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर करना चाहती हूँ। मैंने कहा, आपने सौरभ के साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे यहाँ से भागना पड़ा? वह औरत कहने लगी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मगर वो मेरे सामने नज़र तक नहीं उठाता था। वो मुझे ध्यान से देखता तक नहीं था। मैं उसके लिए इतने अच्छे से तैयार हुआ करती थी। एक दिन मेरी एक दोस्त घर पर आई तो उस सौरभ बहुत पसंद आया था और उसने कहा वो आज रात मेरे घर पर ही सौरभ के साथ रात गुजारना चाहती है। इस बात के बारे में सौरभ को पता हो गया और वो हमारी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर यहाँ से फरार हो गया। और जानते हो वो औरत कौन थी जिसने सौरभ के साथ ज़बरदस्ती की थी? वो तुम्हारी अपनी मालकिन थी। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारा आसमान मुझ पर टूट पड़ा। मैं दंग रह गया था। मुझे याद आया कि जिस दिन सौरभ के साथ वो हादसा हुआ था उस दिन सुबह ही सुबह मेरी मालकिन तैयार होकर कहीं पर चली गई थी और शाम को वापस आई थी। अब ये कहानी मेरी समझ में आ गई थी। वो सारी कहानी सुनाकर कहने लगी, अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगी। इसके बाद तुम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे और सारी ज़िंदगी जेल में सड़कर ही गुजार दोगे। सोच लो क्या करना है। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, तरस जाओगे। उसने पूरी तरह से प्लानिंग बनाकर ही मुझसे बात की थी। मेरे पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। मैं शायद इस औरत की बातों में आ ही जाता, क्योंकि यह औरत बहुत चालाक थी। अगर मैं भी 14-15 साल का मासूम भोला भाला लड़का होता तो शायद उसकी बातों में आ ही जाता। वो शायद ये नहीं जानती थी कि मैं 25 साल का लड़का हूँ। मेरा कद ही छोटा है, लेकिन मैं समझदार अपनी उम्र से ज़्यादा हूँ। मैं जैसा देखने में लगता हूँ छोटा सा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बहुत बड़ा है। दिमाग तो मेरा इतना ही था ना जी कि जितना एक जवान लड़के का होना चाहिए। मैंने उसकी ड्रिंक में नींद की दवा मिला दी और अपने हाथों से ही उस औरत को बड़े प्यार से ड्रिंक पिलाई। थोड़ी देर के बाद ही वो औरत धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी और वो पूरी तरीके से सो गई थी। अब मुझे अपने प्लान के अगले हिस्से पर ध्यान देना था। मैंने अपनी असली मालकिन के पति को फ़ोन किया और उनको सारी सच्चाई के बारे में बता दिया, और जो मैंने सारी बातें अपने मोबाइल में इस औरत की रिकॉर्ड की हुई थी, वो भी सारी रिकॉर्डिंग मैंने सबूत के तौर पर अपने मालकिन के पति को सेंड कर दी थी। अब तो जो करना था उसे ही करना था। मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया था। मालिक ने पुलिस से छापा मरवा कर इस एरिया में जितनी भी औरतें रह रही थी उन सबको अरेस्ट करवा लिया, जो कम उम्र के लड़कों को नौकर बनाकर उनको कैद करके अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करती हैं। और इसमें मालिक की अपनी पत्नी भी शामिल थी, जिसे उन्होंने डिवोर्स दे दिया। वो कम उम्र के लड़कों का इस्तेमाल इसलिए किया करती थी ताकि उनको डरा धमकाकर अपने काबू में रख सके और अपना काम उनसे निकलवा सके। मेरे बारे में उनकी यही गलतफहमी थी कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, और यही गलतफहमी उनके लिए बहुत भारी पड़ गई थी। आज मेरी उम्र ने ही मुझे बचा लिया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं भी सौरभ की तरह यहाँ से इंडिया वापस भाग जाता हूँ, मगर फिर सोचा कि ऐसे तो और बेचारे ना जाने कितने मासूम लड़के फंसे होंगे। आखिर किसी को तो हिम्मत करनी ही होगी, इसलिए मुझे हिम्मत करनी पड़ी और मुझे इन सब का फल भी मिल गया था। मालिक ने मुझे अपने साथ काम पर रख लिया था। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में ही नौकरी दे दी थी, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा था, और धीरे धीरे मैंने उनके काम में इतना साथ देना शुरू कर दिया था कि कंपनी में अच्छी पोस्ट दे दी, और मैं अपने घर पर लगभग महीने के 10 लाख रुपए भेज देता हूँ। मेरे घर के हालात भी बिल्कुल सुधर गए हैं। मैंने सोच लिया कि अब मैं यहीं पर रहूँगा और अपने घर वालों का फ्यूचर देखूँगा। एक बात जो मैं अपनी कहानी के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग अक्सर ये समझते हैं कि औरत ही लाचार होती है, सिर्फ उसी पर जुल्म किया जाता है। हम में से कोई ये नहीं सोचता कि मर्द के ऊपर भी तो जुल्म किया जा सकता है। अगर हम यह बात समझ सके तो ज़माने में बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर दुबई में रहकर काफ़ी सारे लड़कों को बचा लिया। काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो कि इन औरतों का शिकार हो गए, लेकिन मैंने अपनी भरपूर कोशिश की और उन लड़कों को बचा लिया जिनको मैं जानता था। जिनको मैं नहीं जानता था, बेचारे इस मुसीबत का शिकार हो रहे हैं। मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहता हूँ, और मेरे घर के हालात तो काफ़ी बेहतर हो गए। मेरी बहनों की भी शादी हो गई है। अब मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी कर दें, लेकिन मैं इंडिया जाकर शादी नहीं
नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ही किसी लड़की से मेरी शादी हो जाए और मैं यहीं सेटल हो जाऊँ। मैं कुछ दिनों बाद अपनी फैमिली को भी यहाँ पर बुला लूँगा। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।